हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन सामान्य विज्ञान की ये किताब है। और ये किताब जो है वर्ष 2022 के लिए बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ ये किताब आई हुई है। और इस बुक के अंदर जो है 1990 से लेकर वर्ष 2022 तक के यूपीएससी से लेकर जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम हुए हैं इसके पेपर जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पेपर जो है पूरा सब्जेक्ट वाइज मोड में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और सबसे पहला है भौतिकी विज्ञान, बोले तो फिजिक्स का पेपर है पूरा इसके अंदर। और यहाँ पे है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पेपर है। और यहाँ पे है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पेपर। यानी पूरा आपको साइंस एक ही बुक के अंदर मिल रहा है। और अब तक जो है मैंने भौतिकी का एक वीडियो सिर्फ आपको दिया है, अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है, जिसके अंदर जो है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक है। तो अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये बीपीएससी को टारगेट करके बना रहा हूँ। और ये बच्चों का डिमांड था कि सर मैं इस बुक को तो पढ़ा हूँ लेकिन मैं रिवीजन नहीं कर पाता हूँ। रिवीजन नहीं करने के कारण जो है मैं भूल जाता हूँ। तो आप एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए ताकि मैं इसे बार बार रिवीजन कर सकूँ। तो ये जितने भी वीडियो अभी आ रहे हैं ये पूरा फास्ट रिवीजन मोड का वीडियो आ रहा है। और इसके बाद अगर हो सके तो मैं डिटेल वीडियो भी इसका बनाऊँगा। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ ये है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके अंदर ये मैं सारा क्वेश्चन जो है ये इंक्लूड किया हूँ। और ये जो वीडियो है आपके एग्जाम के विषय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बीपीएससी में डायरेक्ट 30 क्वेश्चन जो है साइंस से पूछे जाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो है बायोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इन वीडियो को देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट अपलोड करूँ अपने चैनल पे वीडियो उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जीव विज्ञान का ये पूरी सी पहला चैप्टर है। और पहला चैप्टर के अंदर जो है ये यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, लेकिन ये सब जो है आपके क्वेश्चंस के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट वहीं से, क्योंकि इसमें मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से आंसर स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर इधर मैं समय दूंगा तो इसके अंदर अप्रॉक्स 250 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है, तो फिर आप उधर जाकर दिक्कत हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी अध्ययन करता है। तो जूलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो देखिए जूलॉजी जो है जीवित और मृत जानवरों को अध्ययन करता है। जीवित और मृत, इसको आप दोनों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी जो होता है ये जीवित अलग दे देगा मृत अलग दे देगा, तो फिर इसमें 5वां ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए जूलॉजी के अंतर्गत जो है हम लोग जीवित और मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। और जंतु विज्ञान जीव विज्ञान बायोलॉजी की एक प्रमुख शाखा है। और इसके जो जनक है यानी फादर जो है वो है अरस्तु, एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल जो है जंतु विज्ञान यानी जीव विज्ञान के फादर है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को हमें सुमेलित करना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट देख लेते हैं। देखिए पक्षी के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। पक्षी के अध्ययन को हम लोग ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। और वंशागति के अध्ययन को हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। पर्यावरण के अध्ययन को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। जीवाश्म के अध्ययन को हम लोग पैलियोबायोलॉजी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे एक बार आप अपने से एक बार मिलान कर लीजिएगा। फूलों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए फूलों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी जो है हम लोग फूलों के अध्ययन को बोलते हैं। आइए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख देते हैं। देखिए फ्रेनोलॉजी है। फ्रेनोलॉजी मतलब होता है मस्तिष्क के विभिन्न भागों के क्रियाशीलता एवं विक्षिप्तता का अध्ययन। जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के विभिन्न पार्ट का हम लोग जब अध्ययन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेनोलॉजी। एंथोलॉजी फूलों के अध्ययन को बोलते हैं। एग्रोएस्टोलॉजी जो है ये घास के अध्ययन को बोलते हैं हम लोग एग्रोएस्टोलॉजी। और पैलिनोलॉजी बोलते हैं हम लोग विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि कीट
के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीट के अध्ययन को हम लोग कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी हम लोग बोलते हैं कीट के अध्ययन को। तो यहाँ पे देखिए इक्थोलॉजी जो है ये मत्स्य, जो मछली वगैरह की होती है, मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं इक्थोलॉजी। और इसके बाद है एंटोमोलॉजी, जो बोलते हैं हम लोग, ये कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो आप यहाँ पे देखें एंटोमोलॉजी, वो है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन। पेरिस्टोटोलॉजी जो होता है, ये होते हैं पराजीवियों, जीवों का अध्ययन, जो आपके ऊपर रहकर, आपका खून खाकर, यानी आपके ऊपर रहकर और आप ही का दाना खाकर जो जीता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पराजीवी बोलते हैं। जैसे ढील हो गया है ना, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। मालाकोलॉजी जो होता है ये मोलस्का और इनके खोल के अध्ययन को बोलते हैं, जैसे घोंगा वगैरह होता है ना, उस टाइप का होता है मालाकोलॉजी। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़े के अध्ययन से संबंधित है? तो ये है जननांकी। जननांकी बोले थे डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मतलब होता है कि जनसंख्या, वन टाइप ऑफ समझ लीजिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जो है जनसंख्या से जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं एथनोलॉजी बोलते हैं। एथनोलॉजी, देखिए एथनोलॉजी मतलब होता है विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को हम लोग बोलते हैं एथनोलॉजी होता है। एथनोग्राफी होता है किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन करना, किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन करना, तो हो जाता है वो एथनोग्राफी हो जाता है। और एथनोलॉजी हो जाते हैं विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक अध्ययन करना, वो हो जाता है एथनोलॉजी। इथोलॉजी हो जाता है मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करना। जो मानव के साथ साथ जितने भी जंतु हैं, जानवर हैं, उनके व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इथोलॉजी। और इथिक्स तो आप सब जानते होंगे, नैतिक आचार एवं कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग बोलते हैं इथिक्स। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन को, इस ज्ञान को मशीनी जगत का उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं बायोनिक्स। देखिए बायोनिक्स का अर्थ होता है बायोनिक्स के स्टडी को हम लोग करते हैं किसमें? जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति एवं अध्ययन एवं अजैव तंत्र का इसका प्रयोग करते हैं। बायोनोमिक्स की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे बायोनिक्स है, यहाँ पे बायोनोमिक्स है। बायोनोमिक्स मतलब होता है जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध कैसा है, उसके अध्ययन को बोलते हैं। और बायोनोमी हम लोग बोलते हैं जीवन के नियम, यानी लॉ ऑफ लाइफ को हम लोग बोलते हैं बायोनोमी। अगला है पॉइंट है बायोमेट्री हम लोग क्या बोलते हैं? गणित एवं सांख्यिकी के तकनीकी द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन के हम लोग क्या बोलते हैं? बायोमेट्री बोलते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम लोग इसमें से किसी का अध्ययन नहीं करते हैं। अभी आपने ऊपर देखा होगा कि पैलियो वनस्पति यानी पैलियो बोटनी की बात करते हैं। ऊपर आपने पैलियो बायोलॉजी देखा होगा, यहाँ पे पैलियो बोटनी की बात कर रहा है। और इसके अंतर्गत जो है हम लोग पादप जीवाश्म यानी फॉसिल प्लांट का अध्ययन करते हैं। पैलियो बोटनी के अंदर जो है हम लोग फॉसिल प्लांट का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है रेशम कीट पालन को हम लोग क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, आपके एग्जाम्स में, बीपीएससी के एग्जाम्स में। तो सेरीकल्चर इसको कहते हैं। सेरीकल्चर होता है रेशम कीट पालन के अध्ययन। देखिए एपीकल्चर जो होते हैं, एपीकल्चर मतलब क्या होता है? व्यापारिक स्तर पर जो हम लोग शहद का उत्पादन करते हैं उसको हम लोग एपीकल्चर बोलते हैं। या फिर मधुमक्खी पालन, शहद उत्पादन या फिर मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर जो होते हैं ये पुष्प और फल देने वाले जो पौधे होते हैं उनके अध्ययन को हम लोग हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर की बात करते हैं तो कच्चे रेशम से उत्पादन, जो रेशम होता है, रेशम कीट का पालन होता है, उसको हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं। और फ्लोरिकल्चर मतलब होता है सजावट के लिए जो पुष्प का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, तो अभी आपने देखा है कि एपीकल्चर में मधुमक्खी का हम लोग उपयोग करते हैं। यहां पे कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए फूलों की खेती को हम लोग फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। फसलों की खेती को हम लोग एग्रोनॉमी कहते हैं, तो ये भी सही है। और फलों की खेती को हम लोग
पोमोलॉजी बोलते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन सब्जी की खेती को हम लोग हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं। देखिए यहाँ पे हॉर्टिकल्चर मतलब होता है कृषि की एक विशेष पद्धति है ये हॉर्टिकल्चर, जिसके तहत हम लोग देखिए फलों की यानी जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग पोमोलॉजी बोलते हैं। सब्जियों की कृषि यानी ओलेरीकल्चर बोलते हैं, और फूलों की कृषि यानी फ्लोरिकल्चर के अंदर ये आता है। तो यहाँ पे ए और डी के तहत फूलों की खेती एवं फलों की खेती के लिए क्रमशः फ्लोरिकल्चर और पोमोलॉजी नामकरण दिया हुआ है। जो इसके विशिष्ट शब्दावली यानी विकल्प सी के अंतर्गत जो है सब्जियों की खेती के लिए नामकरण हॉर्टिकल्चर किया गया है। देखिए यहाँ पे सब्जियों की खेती के लिए हॉर्टिकल्चर किया गया है। सब्जी के खेती के अंदर जो होते हैं ये भी आते हैं, ये भी आते हैं और ये भी आते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सब्जियों के लिए आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सब्जी के लिए आने वाले पौधे को हम लोग बोलते हैं ओलेरीकल्चर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि देखिए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एपीकल्चर मधुमक्खी या शहद के पालन को एपीकल्चर बोलते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। सेरीकल्चर होता है सिल्क वॉर्म का, तो ये भी बिल्कुल सही है। हॉर्टिकल्चर होता है फूल के खेती को, तो ये भी सही है। पीसीकल्चर होता है, पीसीकल्चर मतलब होता है मछली पालन, पीसीकल्चर मतलब होता है मछली पालन। तो यहाँ पे क्या दिया है लाख का कीड़ा, तो ये गलत है। तो पीसीकल्चर मतलब मछली का पालन होता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लेक्सिकोग्राफी मतलब शब्द का संकलन होता है। इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित है। तो देखिए ये सुमेलित है। लेक्सिकोग्राफी मतलब शब्द का संकलन होता है, ये बिल्कुल सही है। और देखिए फिलोलॉजी का मतलब होता है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फिलोलॉजी मतलब होता है भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन को हम लोग फिलोलॉजी बोलते हैं। एंटोमोलॉजी मतलब होता है कीटों का अध्ययन होता है। और आइकोनोग्राफी होता है, आइकोनोग्राफी। यहाँ पे देखिए आइकोनोग्राफी मतलब होता है प्रतिमा या फिर चित्रकला का अध्ययन को हम लोग बोलते हैं आइकोनोग्राफी बोलते हैं। लेक्सिकोग्राफी अभी आपने देखा है ऊपर, लेक्सिकोग्राफी मतलब क्या होता है शब्दों के संकलन का संयोजन होता है। तो यहाँ पे देखिए शब्दों के संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है। तो विटिकल्चर के द्वारा होता है अंगूर की खेती हम लोग करते हैं। देखिए विटिकल्चर जो होता है अंगूर के उत्पादन और उसके अध्ययन के लिए हम लोग विटिकल्चर का उपयोग करते हैं। कीट संवर्धन क्या है। तो कीट संवर्धन हो जाता है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान जो है वही हो जाता है कीट संवर्धन हो जाता है। आपके बीपीएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वर्मिकल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या है। तो ये वर्म जो है ये अर्थ वर्म है। देखिए वर्मी कंपोस्ट को वर्मिकल्चर या फिर केचुआ पालन भी कहते हैं। तो केचुआ आप जानते हैं, इसको हम लोग अर्थ वर्म कहते हैं इंग्लिश में केचुआ को, तो उसी का है। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो जेरोंटोलॉजी जो है ये जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनके अध्ययन से संबंधित है जेरोंटोलॉजी। तो जेरोंटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है और जिसका संबंध जो है वृद्ध व्यक्तियों के अध्ययन से है। जेनेटिक्स के बारे में तो आप जानते होंगे। जेनेटिक्स का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं। तो ये आनुवांशिकता एवं विचरण में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं जेनेटिक्स का अध्ययन करते हैं। वृद्धावस्था और काल अभी हमने आपको बोला जेरोंटोलॉजी, तो जेरोंटोलॉजी इसके आंसर हो जाएंगे। जो वृद्धावस्था और काल के विषय में हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं जेरोंटोलॉजी। देखिए फिर यहाँ पे दे रहा है वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं। तो जेरोंटोलॉजी में करते हैं। पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पैडोलॉजी मतलब होता है मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। देखिए पैडोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मृदा यानी मिट्टी का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मृदा के प्रकार इस सब का अध्ययन हम लोग करते हैं पैडोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है अस्थियों के अध्ययन। तो ऑस्टियोलॉजी हो जाता है अस्थियों के अध्ययन को। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग फटाफट। ऑस्टियोलॉजी हो जाता है अस्थियों के अध्ययन यानी बोन के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। ओरोलॉजी होता है, ओरोलॉजी मतलब होता है पर्वत के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं ओरोलॉजी बोलते हैं। सेरोलॉजी हो जाता है रुधिर यानी ब्लड के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं सेरोलॉजी बोलते हैं। ब्लड के अंदर जो सीरम होता है ना सीरम, उसके अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं सेरोलॉजी बोलते हैं। ब्लड के अंदर जो सीरम होता है उसके अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं सेरोलॉजी बोलते हैं। जियोलॉजी मतलब होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसमें पाए जाने वाले पदार्थ के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं जियोलॉजी बोलते हैं। हड्डियों की पढ़ाई की बात कर रहा है तो ऑस्टियोलॉजी के अंदर हम लोग हड्डियों की पढ़ाई की करते हैं। सर्पोलॉजी देखिए सर्प जो होता है ना उसको हम लोग सर्पेंटोलॉजी के अंतर हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, सांप वगैरह का जो रेंगने वाला होता है।
बेमेल, देखिए यहाँ पे कह रहा है बेमेल ज्ञात कीजिए, तो बेमेल, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो होता है ना साइकोलॉजी, साइकोलॉजी जो है अलग चीज हो जाती है, और देखिए फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है और बैक्टीरियोलॉजी। हम देखिए फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी जो है जीव विज्ञान से संबंधित विद्याएं हैं, जबकि साइकोलॉजी जो है ये मनोविज्ञान से संबंधित विद्याएं हैं। इसीलिए ये तीनों जो है एक साथ है और साइकोलॉजी जो है वो अलग हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स जो होता है मृदा विहीन पादप का संवर्धन। आप देखे होंगे जो बिना मिट्टी के हम लोग किसी फसल को उगा लेते हैं तो उसको हम लोग हाइड्रोपोनिक कहते हैं। यानी हाइड्रो मतलब होता है वाटर, आप इसे समझ जाइए कि हाइड्रो का अर्थ होता है वाटर, और वाटर के अंदर जो पौधे को उगाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। यानी मृदा विहीन, विहीन मतलब होता है नहीं, बिना मिट्टी का। अब यहाँ से हम लोग जैव विकास के बारे में देखेंगे, तो इसके भी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, और इसके अंदर जो थोड़ा सा लंबा है तो इसको जो है हम लोग डायरेक्ट फटाफट देखते चले जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है प्राचीनतम आदिम, ये देखिए ये आदि जमाने की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस जो है पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थिति था? तो वो था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो था ये पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थिति था, यानी नहीं था। देखिए प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में जो है ना ऑक्सीजन नगण्य उपस्थिति में था, जबकि कौन कौन सा गैस था आप इसको याद कर लीजिए, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो मीथेन था, अमोनिया था, कार्बन डाइऑक्साइड था, ये गैस जो है ये उस टाइम पे पाए जाते थे, और ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित था। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग, तो आप इसको याद कर लीजिए, 2 अरब वर्ष पूर्व। आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, 2 अरब वर्ष पूर्व जो है ये पृथ्वी के ऊपर जो है जीव का उद्गम हुआ है। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो सबसे पुराना जीव जो है पृथ्वी के ऊपर जो है नीलहरित शैवाल है। ये बार बार क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है नीलहरित शैवाल है। ऐसे प्रथम जीव है जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया था, और इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। डार्विन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्विन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिकवाद वर्ण, इसको आप याद कर लीजिए। प्राकृतिकवाद वर्ण निम्न में से किस पर आधारित है? तो ये है, देखिए तीनों के ऊपर, ओवर प्रोडक्शन है, स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस एंड वेरिएंस, और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये तीनों है डार्विन के सिद्धांत। आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। चार्ल्स डार्विन थे, ये इंग्लैंड के जैव वैज्ञानिक थे, यानी जैव विकासवाद थे, और इन्होंने जो है डार्विनिज्म यानी डार्विन थ्योरी इन्होंने दिया है। तो इसके अंदर क्या दिया है? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आप इसको याद कर लीजिए, ये वर्ड को पूरा याद कर लीजिए। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये किसका है? ये चार्ल्स डार्विन का है। डार्विन की व्याख्या जो है, इसकी पुस्तक, एक पुस्तक है इनका, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों का उत्पत्ति, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। इसमें छपी थी क्या? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है ये इसके अंदर छपा हुआ था, इसी बुक के अंदर। बुक का नाम है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों का उत्पत्ति। और डार्विन का प्राकृतिक वर्ण ये जो है ये ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन तीनों के ऊपर आधारित है। तो आप इसको याद कर लीजिए। जो डार्विन का जो वर्णवाद का जो सिद्धांत है, यानी डार्विन थ्योरी जो है, ये किसके ऊपर है? ओवर प्रोडक्शन के ऊपर है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के ऊपर है, वेरिएंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के ऊपर है। देखिए यहाँ पे पुस्तक का नाम जो अभी यहाँ पे हमने बताया था, ये प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों का उत्पत्ति। यहाँ पे देखिए द ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज दे दिया ना, कह रहा है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ये पुस्तक है, किसने लिखी है? तो अभी मैंने आपको बताया था चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। देखिए यहाँ पे है द ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज पुस्तक जो है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। और चार्ल्स डार्विन जो है ये इंग्लैंड के जैव विकासवाद थे, यानी विकासविद थे, और इनके द्वारा प्रस्तुत जो है विकासवाद के डार्विन का प्राकृतिक वर्ण यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इसको कहते हैं। विकासवाद का सिद्धांत
किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। जैव विकास यानी देखिए इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैव विकास यानी इवैल्यूएशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो ये लैमार्क ने समझाया था। इवैल्यूएशन को सबसे पहले किसने समझाया था? तो लैमार्क ने समझाया था। इवैल्यूएशन की परिकल्पना का पहला तर्कसंगत सिद्धांत जो है फ्रांसिस के जीव वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया था, जो 1809 में उनकी पुस्तक जो है फिलॉसफी जूलॉजिक, देखिए यहाँ पे है फिलॉसफिक जूलॉजी क्यू में छपा था। लैमार्क का सिद्धांत क्या था? लैमार्क का जो सिद्धांत था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है ये लैमार्क का सिद्धांत है। और इनकी जो पुस्तक का नाम है क्या है? फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी क्यू इनकी पुस्तक का नाम है। तो यहाँ पे जैव विकास यानी इवैल्यूएशन की जब जैसे ही बात करता है तो आपको आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? लैमार्क आना चाहिए। विकासवाद के उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये क्या था? हुइगो डी ब्रिज ने किया था। आइए इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे म्यूटेशन का सिद्धांत इसने दिया था। ह्यूगो डी ब्रिज किसका सिद्धांत दिया था? म्यूटेशन का सिद्धांत दिया था। और ये हॉलैंड के बोटैनिस्ट थे। ह्यूगो डी ब्रिज जो थे ये हॉलैंड के बोटैनिस्ट थे और इनके अनुसार जो है स्पीसीज यानी जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा अस्थायी वंशागत बड़ी विभिन्नताओं यानी उत्परिवर्तनों के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देते हैं उत्परिवर्तित यानी म्यूटेंट कहलाता है वो। और इसका इन्होंने जो है अपना प्रयोग सांध्य इवनिंग प्रीमोर्स में किया है। देखिए यहाँ पे कुछ मिलान के लिए दिया गया है, कह रहा है कि म्यूटेशन का सिद्धांत किसने दिया है? तो अभी आपने देखा है कि म्यूटेशन का सिद्धांत जो है यहाँ पे देखिए अभी ना आपने देखा है कि म्यूटेशन का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये ब्रिज ने दिया है। तो यहाँ पे किसका हो जाएगा? म्यूटेशन का सिद्धांत जो होगा ये ब्रिज का हो जाएगा, यानी ये 1 का 4 हो जाएगा। तो 1 का 4 तो यहाँ पे भी है, लेकिन हम लोग ये नहीं देखेंगे, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन, तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। देखिए म्यूटेशन का सिद्धांत जो है ये ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया है। विकास का सिद्धांत जो है ये डार्विन ने दिया है। और एक जीन एक एंजाइम की बात कर रहा है, कौन? बीडल और टैटम जो है एक जीन एक एंजाइम की बात करता है। और ओपेरॉन अवधारणा की बात करता है जैकब और मोनोड जो है ओपेरॉन अवधारणा की बात करता है। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। तो सांप का अंग जो है ये लोप होने का स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। अगर आप अपने किसी भी अंग का उपयोग नहीं करेंगे तो वो अंग आपका धीरे धीरे छोटा हो जाएगा और वो समाप्त हो जाएगा कुछ समय के बाद। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? तो वो है चीता के बारे में कहा जाता है कि चीता जो है विलुप्त के कगार पे है। वह अकेला पशु है जो भारत में विलुप्त घोषित किया गया है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है? तो आधुनिक मनुष्य का पूर्वज जो है क्रो-मैग्नन मनुष्य है। क्रो-मैग्नन मनुष्य जो है ये आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है। डेनिसोवन कभी कभी समाचार के माध्यम से, ये डेनिसोवन जो है ये वर्ड है, कह रहा है कि कभी कभी समाचार के माध्यम से किस संदर्भ में आता है? तो डेनिसोवन जो है ये आपको एक आदिम मानव जाति यानी स्पीसीज के बारे में आता है, आदिम मानव जाति के बारे में आता है। आर्कियोपेटेरिक्स है। तो आर्कियोपेटेरिक्स क्या है? तो ये जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणी के बीच की यह योजक करी है? तो ये देखिए ये है आपको सरीसृप और पक्षी के प्राणियों की ये है। अगला क्वेश्चन है मैमथ पूर्वज जो है ये हाथी का है। हाथी के पूर्वज को हम लोग मैमथ पूर्वज कहते हैं। हाथी का जो पूर्वज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैमथ पूर्वज। मैमथ, देखिए यहाँ पे मैमथ जो है
प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है। यह हाथी के पूर्वज को माना जाता है, मैमथ। डायनासोर थे, डायनासोर क्या थे? तो ये मेसोजोइक सरीसृप थे डायनासोर। आप ये सबको याद रखिएगा, डायनासोर रहे। डायनासोर जो है ये मेसोजोइक सरीसृप मतलब मेसोजोइक युग के हैं डायनासोर। जीवों के विकास यानी इवैल्यूएशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो देखिए हम लोग यहाँ पे इवोल्यूएशन की बात करते हैं तो ये है सैलामेंडर, अजगर और कंगारू। आप इसको याद कर लीजिए, सैलामेंडर, अजगर और कंगारू। अब हम लोग यहाँ पे वर्गीकृत के बारे में देखते हैं। तो वर्गीकृत जो है इसको भी हम लोग थोड़ा सा फटाफट चलेंगे क्योंकि समय नहीं है और इसके अंदर जो है काफी क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है वर्गीकृत का, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या के दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसका है? तो सबसे अधिक संख्या जो है वो कीटों का है। कीट की संख्या जो है सबसे अधिक है। आइए थोड़ा सा इसका डिटेल देखते हैं। देखिए जीव विज्ञानी के अनुसार जो है जीव जगत में सबसे अधिक संख्या जो है वो इंसेक्ट यानी कीटों का है। और कीट जो है कीट जो है ये आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। किस संघ के हैं? ये आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। और कुल ज्ञात जातियां लगभग 15 लाख से अधिक हैं में सर्वाधिक जातियां जो हैं 10 लाख से भी अधिक जो है किसका है? कीटों की जाति हैं। जंतु जल, स्थल और वायु सभी जगहों में पाए जाते हैं ये कीट। और पादप जाति की लगभग 4 लाख संख्या है। ये यहाँ पे एसर्शन और रीजन दिया हुआ है। कह रहा है कि अमीबा विभंजन द्वारा प्रजनन करता है। और दूसरा जो है ये कह रहा है, रीजन कह रहा है कि सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो ये जो है दोनों सही है। ये अमीबा जो है ये विभंजन के द्वारा जो है प्रजनन करता है यानी जनन करता है। और सभी जो है एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो यहाँ पे जो है ए और दो दोनों सही है। देखिए अमीबा जो है, अमीबा एक प्रोटोजुआ है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अमीबा डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि अमीबा क्या है, तो आप वहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोटोजुआ, आप वहाँ से टिक लगा सकते हैं इसको। अमीबा के बारे में ये भी पूछता है कि ये एक कोशिकीय जंतु है, कैसा है? तो यहाँ पे एक कोशिकीय आप याद रख लीजिएगा। ये 3 चीज आपको याद रखना है, अमीबा, प्रोटोजुआ और एक कोशिकीय। ये द्विखंडन विधि के द्वारा प्रजनन करता है यानी जनन करता है। और प्राय सभी एक कोशिकीय जीव जो है, एक कोशिकीय जीव ये अलैंगिक विधि के द्वारा जनन करते हैं। अमीबा जो है, अमीबा सिर्फ जो है ये द्विखंडन विधि के द्वारा क्या करता है? प्रजनन करता है। अब बाकी जितने भी एक कोशिकीय हैं, देखिए अमीबा भी एक कोशिकीय है और अमीबा जो है एक मतलब एक्सेप्शनल है जो द्विखंडन विधि के द्वारा जनन करता है। बाकी जितने भी एक कोशिकीय हैं ये अलैंगिक विधि के द्वारा जनन करता है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। जैसे हम लोग का ब्लड कैसा है? गर्म है। तो हम लोग अपने ठंडी हो या गर्मी हो, हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है हमेशा एक समान बना रहता है। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए समतापी होता है मतलब होम्योथर्मल अर्थात होता है गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लड वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत जो होते हैं पक्षी होते हैं और स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी के अंदर हम लोग आ जाते हैं। जबकि असमतापी अंतर्गत जो होते हैं मत्स्य होते हैं, मछली, उभयचर, सरीसृप, ये सब होते हैं ना। ये जितने भी जंतु होते हैं, मछली हो गए यानी सॉरी मत्स्य हो गए, उभयचर हो जाते हैं और सरीसृप होते हैं। ये जो होते हैं असमतापी होते हैं। ये अपने मौसम के हिसाब से उनके ब्लड का टेम्परेचर जो है बढ़ते घटते रहता है। जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार जो है घटता बढ़ता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ये जो कथन है ना सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक के हैं होते हैं। तो ये जो है ये सही नहीं है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं गोलकृमि की, तो गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। तो ये सही है। अस्थिल मछलियों
में वताश से आमतौर से विद्यमान होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। और उपस्थित मछलियों में निषेचन आंतरिक होते हैं, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, आप इसको बाय हार्ट याद कर जाइए, है ना। ये नाम जो है मछली के नाम से मिलता जुलता है, लेकिन ये मछली नहीं है, परंतु ये मछली नहीं है। जैसे आपको मिलेगा जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश और क्राई फिश। इतने नाम है, ये 6-7 नाम है। इसको आप 2-3 बार वीडियो को देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। एक बार मैं और बता देता हूँ, जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश और क्राई फिश, ये मछली नहीं है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, स्टार फिश क्या मछली है? नहीं, स्टार फिश मछली नहीं है। हमने पाइप फिश के बारे में आपको नहीं बताया है, ठीक है। तो ये यहीं पे है, ये आपको मछली नहीं है। कह रहा है कि कौन मछली नहीं है, तो ये मछली नहीं है, तो ये आपको ऑप्शन मिल गया। बाकी सब जो है साफ हिल, गिटार फिश और पाइप फिश जो है ये मछली के प्रजाति होंगे। देखिए वास्तविक मीन मछली के बारे में पूछ रहा है, यानी रजत सिल्वर फिश एक छोटा सा पंखहीन कीट है। देखिए वास्तविक मीन मछली है, रजत मीन हो जाता है, सॉरी ये कैट फिश होते हैं, कैट फिश। सिल्वर फिश जो है एक छोटा है पंखहीन कीट है, जो क्रेप फिश एक करे खोल वाला जानवर है। जेली फिश जो है थोड़ा सा तबीयत जो है डमाडोल है, तो यहां पे आप देखिए सिल्वर फिश की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो सिल्वर फिश जो है ये क्या है? पंखहीन कीट है, आप इसको याद रख लीजिए। यानी रजत मीन जो है ये पंखहीन कीट है, एक छोटा सा पंखहीन कीट है रजत फिश। क्रे फिश की बात करते हैं तो क्रे फिश जो है ये करे खोल वाला जानवर है, क्रे फिश। जेली फिश की बात करते हैं तो जेली फिश जो है ये क्या है? ये कशेरुकी जंतु नहीं है, ये कशेरुकी जंतु नहीं है, ये मछली श्रेणी में भी नहीं आता है। और कैट फिश जो है ये वास्तविक मीन है, जो कैट फिश है ये वास्तविक मीन है, तो यहाँ पे कैट फिश हो जाएगा। क्रे फिश के बारे में मैंने आपको बताया, जेली फिश के बारे में बताया, कैट फिश के बारे में बताया। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक रूप से मछली है? तो ये है समुद्री घोड़ा। ये कितनी बार एग्जाम्स में देखा गया है, ये वास्तविक रूप से ये मछली है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? तो यहाँ पे देखिए समुद्री घोड़ा जो है ये मछली है। सबसे बड़ा स्तनपाई होता है, तो सबसे बड़ा स्तनपाई जो होता है ये व्हेल मछली होते हैं। सबसे बड़ा स्तनपाई जो होता है ये व्हेल मछली होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? तो व्हेल जो है ये आपको स्तनपाई है। निम्न में से कौन सा स्तनपाई है? तो देखिए यहाँ पे व्हेल जो है ये स्तनपाई है। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेल में विशालतम है? तो दांत वाली व्हेल में जो विशालतम है वो स्पर्म व्हेल है। स्पर्म व्हेल जो है वे दांत वाली व्हेल में सबसे बड़ा है। निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? तो ये है एकिडना। एकिडना जो है सीधा अंडा देता है, ये बच्चा नहीं देता है। उड़ने वाला स्तनपाई कौन सा है? तो उड़ने वाला स्तनपाई जो है ये चमगादड़ है। निम्न में से उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो चमगादड़ जो है ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन से जंतुओं पर विचार करना है। कह रहा है कि इसमें स्तनधारी हैं। तो देखिए स्तनधारी जो है ये समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो है ये स्तनधारी है। यानी यहाँ पे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका हो जाएगा बी। समुद्री गाय एक विशालतम शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है, और समुद्री घोड़ा जो है एक प्रकार का कशेरुकी मछली है। तो आप इस दोनों को ध्यान में रखिएगा। और समुद्री सिंह जो है ये एक स्तनधारी है। तो देखिए समुद्री घोड़ा क्या है हमारा? समुद्री घोड़ा मछली है। समुद्री गाय क्या है? समुद्री गाय ये भी स्तनधारी है, और समुद्री सिंह भी यानी सी लाइन भी क्या है? ये एक स्तनधारी है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन जो है ये स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। सील किस जाति का है? सील जो है ये किस जाति का है? तो सील जो है ये स्तनपाई है। सील जो है ये स्तनपाई है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सील और फोका भी बोलते हैं, सील और फोका। निरिशंस
प्राणी कौन सा है? तो निरिशंस प्राणी जो है ये ऑटर है। ऑटर जो है ये क्या है? निरिशंस प्राणी है, ऑटर। निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। देखिए यहां पे कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुमेध अंगों की रक्षा करते हैं? तो ये है ये जाहक और ब्रज सलक, जाहक और ब्रज सलक। एम्फीबिया, एम्फीबिया क्या बताता है? एम्फीबिया बताता है कि जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं में है एम्फीबिया। कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो ये जो गुण है ये जानने की इच्छा प्रकट करना। मनुष्य के अंदर जो है जानने की इच्छा होती है, यही जानने की इच्छा जो है वानर के अन्य सभी गुणों से अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कप्पी नहीं है? कप्पी, कप्पी की बात कर रहा है तो कप्पी जो है लंगूर, लंगूर जो है कप्पी नहीं है। यानी गिबन आपके हो जाएंगे, गोरिल्ला हो जाएंगे और ओरंग उटान जो हो जाएंगे ये क्या हो जाते हैं? ये कप्पी होते हैं। मानव सदृश लघुत्तम कपी है तो ये है गिवन के हैं। मानव सदृश जो है लघुत्तम कपी है गिवन के। नील गाय निम्नलिखित कुल में आती है तो नील गाय जो होती है ये हिरण कुल की आती है। निम्नलिखित में से किस जंतु में खूर नहीं पाए जाते हैं? तो खूर जो है ये आपको गिद्दर के अंदर नहीं पाया जाता है। खूर जो है ये गिद्दर के अंदर नहीं पाया जाता है खूर। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो है एक मृद कवची यानी मोलस्क है ऑक्टोपस। सबसे बड़ा अकशेरुकी है तो सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है? तो सबसे बड़ा अकशेरुकी जो है ये स्क्विड है। स्क्विड जो है ये सबसे बड़ा अकशेरुकी है। कौन सा जीव निस्यंदक भोजी यानी फिल्टर फीडर है? तो ये जीव है सीप। आयस्टर जो है, आयस्टर ये जीव जो है ये फिल्टर फीडर है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य जीवों के वर्ग का नहीं है? तो ये है केकड़ा। केकड़ा जो है ये इन तीनों से डिफरेंट है। देखिए बरूथी की बात करते हैं या बिच्छू की बात, देखिए बरूथी, बिच्छू और मकड़ी जो है ये अरैक्निडा ग्रुप का है। अरैक्निडा ग्रुप का है ये बरूथी, बिच्छू और मकड़ी जो है ये किसके ग्रुप का है? अरैक्निडा ग्रुप का है। और केकड़ा जो है, केकड़ा जो है ये है मेलेकोस्ट्रेका ग्रुप का है। करकनाथ एक किस्म है तो करकनाथ क्या है? करकनाथ एक मुर्गे का किस्म है जो कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश के झाबुआ के अंतर्गत जो है करकनाथ का मुर्गा मिलता है। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। व्हाइट लेग हॉर्न जो है ये कुक्कुटों का एक किस्म है। टिक और माइट वास्तव में होते हैं तो टिक और माइट क्या होते हैं? ये मकड़ी का वंश है। टिक और माइट जो है ये मकड़ी का वंश है। जुगनू होते हैं। जुगनू क्या है? तो जुगनू एक कीट है। निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है? तो ये मकड़ी जो है ये कीट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो अभी आपने देखा था मकड़ी कीट नहीं है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। तो मकड़ी के अंदर जो होता है 8 टांगे पाई जाती हैं, इसीलिए मकड़ी जो है ये कीट से अलग होती है, भिन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो देखिए यहाँ पे मकड़ी जो है ये कीट नहीं है। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो कौन सा जीव है? तो तिलचट्टा यानी तिलचट्टा जो होता है इसका जो ब्लड होता है वो सफेद होता है। जब चींटियां काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है, वे कौन सा? तो फॉर्मिक अम्ल यानी फॉर्मिक एसिड जो है वो अंतःक्षेपित करती हैं चींटियां जब काटती है। तो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो मकड़ी के द्वारा उत्पादित रेशम जो है ना वो गोशामर रेशम कहलाता है, गोशामर रेशम। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो गोशामर रेशम कहलाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सही है?
तो देखिए टेप वर्म की बात करते हैं तो ये है उभयलिंगी है, उभयलिंगी है टेप वर्म। तो ये फीताकृमि, ये उभयलिंगी है, बिल्कुल सही है। और ये आपको राउंड वर्म यानी गोल क्रीम जो है ये अलग अलग लिंग होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं फलेरिया की, तो फलेरिया जो है ये सूत्र कृमि से होता है, तो ये भी सही है। तो ये तीनों जो हैं आपके सही है। और हम लोग गिनी क्रीम की बात करते हैं तो ये एनेलिड है, एनेलिड है, तो ये गलत है। आइए हम लोग इसका देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग गिनी क्रीम की बात करते हैं ना, गिनी क्रीम, सॉरी गिनी क्रीमी की बात करते हैं तो ये क्या है, ये सूत्र कृमि है यानी नेमाटोड है, नेमाटोड है। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं यानी नॉकटर्नल होते हैं? तो ये होते हैं आपके मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। ये तीनों जो है रात में ही जगते हैं। देखिए नॉकटर्नल की बात करते हैं तो नॉकटर्नल एनिमल वे होते हैं जो दिन में आराम करते हैं और रात को सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉकटर्नल। और इसके कुछ एग्जांपल है, मस्क्यूटो हो जाते हैं, बैट हो जाते हैं यानी चमगादड़ हो जाता है, मच्छर हो जाता है, उल्लू हो जाता है, कीवी हो जाता है। आप इनको याद कर लीजिएगा। मच्छर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए मच्छर के बारे में कह रहा है कि इनमें से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सही है कौन गलत है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए अच्छा यहाँ पे लिखा है 2 और 5 सही है, ठीक है। तो देखिए ये जो केवल मद्दा रक्त चूसती है, जो मद्दा मच्छर होती है यानी फीमेल जो होती है, फीमेल मस्क्यूटो जो होती है वो क्या करती है, सिर्फ रक्त को, आपको जो बाइट करती है तो रक्त वहां से निकालती है आपके शरीर से, वो सिर्फ कौन करती है, मादा मस्क्यूटो करती है। और ये जो है नर की अपेक्षा जो होता है, मादा के जो डैनो होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। बाकी सब जो है वो गलत है, यानी आपको 2 और 5 जो है सही है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेता है? तो वो है ऊंट। ऊंट जो है अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए लंबी अवधि तक रह सकता है? तो वो है कंगारू चूहा। कंगारू चूहा जो है बिना पानी पिए लंबी अवधि तक रह सकता है। कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो ठोस मूत्र जो है ये कंगारू चूहा जो है ये उत्सर्जित करता है, ठोस मूत्र। सर्पों की विष ग्रंथि किसकी समांग है? तो सांप के अंदर जो विष ग्रंथि होता है वो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथि के अंदर होता है। सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है, ये किसके रूपांतरित रूप है? तो ये जंबिका दंत के रूपांतरित रूप है। चट्टान पर उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? तो देखिए चट्टान पे जो पौधे उगते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलोभिद। सैल मतलब होता है चट्टान, तो आप यहां से भी इसको देख सकते हैं, सैलोभिद होता है जो उस चट्टान पे उगने वाले पौधे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो कीटहारी पादप जो है ये घटपर्णी, घटपर्णी जो है ये कीटहारी पादप है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? तो ये है पत्ता। देखिए कीट जो होता है उसके पत्ता पे बैठता है तो उस पत्ता को महसूस होने लगता है कि हमारे ऊपर कोई बैठा है, तो वो पत्ता धीरे धीरे सिकुड़ कर और राउंड टाइप का हो जाता है और उसमें जो है वो कीट को चूस कर वो खा जाता है उसको। वही आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ये घटपर्णी, घटपर्णी जो है ये परजीवी या अंतर्बीजी नहीं है। देखिए बाकी सब जो है ईस्ट जो होता है ये फर्टिलाइजेशन करता है यानी किण्वन का काम करता है। कैसिन जो है ये दूध प्रोटीन का है और एलोवेरा जो है ये अंतर्बीजी है, सॉरी अंतर्बीजी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे घटपर्णी जो है ये जलोभिद, ये सही सुमेलित नहीं है। नेम्पेथिन्स खासियाना यानी घटपर्णी नामक दुर्लभ और अपातीय पौधा पाया जाता है, तो ये कहां पाया जाता है? तो ये आपको मेघालय में पाया जाता है। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो हल्दी जो है वो तना से प्राप्त होता है। हल्दी के पौधे का खाने लायक
हिस्सा कौन सा है? तो ये खाने लायक हिस्सा जो है ये प्रकंद है। हल्दी के जो हिस्सा होते हैं खाने लायक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकंद बोलते हैं। और हल्दी जो है तना से प्राप्त होता है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है, तो लीची जो है ये ड्रूप है। लीची क्या है? ये ड्रूप है, ड्रूप। अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? तो रूपांतरित जड़ जो है ये शकरकंद है। शकरकंद जो है ये रूपांतरित जड़ है। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग जो है ये तना नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो है शकरकंद का जो संग्रह अंग है वो तना नहीं है। बाकी जो है देखिए गन्ना का जो संग्रह अंग है वो तना है, आलू का जो है वो भी तना है, और अदरक जो है वो भी तना है। देखिए यहाँ पे गन्ना, आलू और अदरक, गन्ना, आलू और अदरक का जो तना है ना, तना, यही रूपांतरण है। यानी इसी के अंदर जो है ये तीनों का जो खाने वाला चीज होता है वो संग्रह होता है, और इसका संग्रह अंग जो है वो तना है। यहाँ पे लिखा हुआ है शकरकंद का जो संग्रह अंग जो है ये कुंभी है। कुंभी है अंग जो होता है, क्या होता है? जड़ होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुंभी बोलते हैं। और यह जो होता है मूलांकर से विकसित होता है। निम्न में से कौन सा तना है? तो तना जो है ये आपको अदरक जो है ये तना है। देखिए अदरक जो है ये तने का रूपांतरण है, और इसका संग्रह अंग जो होता है वो तना होता है। जबकि सलजम, गाजर और शकरकंद ये जड़ों की श्रेणी में आता है। अदरक तना है, जड़ नहीं। क्योंकि इसमें जो होते हैं नोट और इंटरनोड होते हैं, इसीलिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए इसको हम लोग सुमेलित करना है, उससे अच्छा है कि हम यहाँ पे देख लेते हैं। प्रकंद की बात करते हैं तो ये अदरक है, तो ये सुमेलित है। स्तंभ कंद की बात करते हैं तो आलू, और शकरकंद की बात करते हैं तो लहसुन, और घन कंद की बात करते हैं तो जिमी कंद सूरन है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो देखिए ये हमारा आलू जो हो जाएगा ये रूपांतरित स्तंभ है। आलू है एक, आलू क्या है? तो आलू आपका कंद है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उस्तर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकारक सहचार्य है? तो ये है आपका कवकमूल। कवकमूल। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। तो माइकोराइजा जो है ये कवक और पौधे के मध्य, कवक और पौधे के मध्य जो है ये माइकोराइजा क्या है? एक सहजीवी संबंध स्थापित करता है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं, तो ये है सहजीवी। मटर पौधा है। मटर जो है क्या है? ये शाक का पौधा है। लौंग है। लौंग क्या है? ये लौंग जो है ये बंद कलियां हैं, बंद कलियां हैं लौंग। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? तो ये होती है लौंग। लौंग जो होती है ये पुष्प कलिका होती है। लौंग है। लौंग क्या है? ये सूखे फूल है। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये शुष्क पुष्प कली है लौंग। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? तो लौंग जो है ये फूल कली का क्या है? निरूपण है। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये है फूल की कली से। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए ये जो है ना केसर, ये बीज से प्राप्त होता है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी जो है अदरक जो है ये राइजोम है। हफीम जो है हफीम की डुड्डी से प्राप्त होता है, और सन जो है ये तना से प्राप्त होता है। अगर हम लोग यहाँ पे केसर की बात कर लेते हैं तो केसर क्या है? एक मसाला टाइप का है जिसे सैफरॉन क्रोशक के पुष्प की वर्तिका यानी स्टाइल और वर्तिका, स्टाइल और स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए ये हफीम, तो केसर जो है ये बीज से नहीं, किससे प्राप्त किया जाता है? स्टाइल और स्टिग्मा से, यानी वर्तिका और वर्तिकार्ग से प्राप्त किया जाता है। केसर होता है सूखा मिश्रण किसका? तो ये होता है फूल के बीज बनाने वाले भागों का। नीचे दिए गए पौधे और उनके खास को सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए आलू जो है ये मूल है, ये सही सुमेलित नहीं है। यानी अदरक जो है प्रकंद है, तो ये सही सुमेलित है। प्याज जो है ये मासल
पर्ण है तो ये भी सही सुमेलित है, और नारियल जो है ये भ्रूण पोष है तो ये भी सही सुमेलित है। आइए हम लोग आलू के बारे में देख लेते हैं। आलू खाने वाला कंद यानी रूपांतरित तना होता है, न कि मूल्य होता है। निम्नलिखित में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? अभी आपने देखा कि आलू का जो खाने योग्य भाग कौन सा होता है, ये कंद होता है, यानी रूपांतरित तना से होता है। तो यहाँ पे देखिए कंद नहीं लिखा हुआ है, तना लिखा हुआ है, तो आप इस पे भी जा सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक फल है? तो फल जो है भिंडी, भिंडी जो है आप खाते हैं, जिसको लेडी फिंगर कहते हैं इंग्लिश में, या फिर ओकरा कहते हैं, ये जो है क्या होता है, ये फल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सच्चा फल नहीं है तो ये है सेब। सेब जो है आपका सच्चा फल नहीं है। आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, जब फल के निर्माण में अंडाशय यानी ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल होते हैं तो ऐसे फल को फल्स फ्रूट कहते हैं, असत्य फल कहते हैं। देखिए, जब ओवरी होता है ना, ओवरी से जिस फल का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू फल कहते हैं। एक बार इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से, कभी भी नहीं भूलिएगा। देखिए, फल का जो निर्माण होता है ना, फल का निर्माण दो तरीका से होता है। एक होता है ओवरी से होता है, तो जिस ओवरी से फल का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू फल्स बोलते हैं, माने ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं। और जो ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग से भी निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फल्स फ्रूट बोलते हैं, माने असत्य फल बोलते हैं। तो असत्य फल का उदाहरण जो है ये एप्पल है, काजू है, नाशपाती है। तो इन सब चीज को आप याद रखिएगा कि काजू, नाशपाती और एप्पल जो है ये असत्य फल है। पादप कली है, तो पादप कली क्या है, एक भ्रूणीय टहनी है पादप कली। कॉर्क, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो कॉर्क जो है ये क्वेकर्स से प्राप्त होता है, क्वेकर्स से कर्क प्राप्त होता है। लहसुन की अभिलक्षणिक गंधक का कारण क्या है? देखिए, लहसुन जो होता है ना, लहसुन में गंध आता है, तो गंध का कारण क्या है? तो यह है सल्फर यौगिक। सल्फर यौगिक के कारण ही लहसुन में गंध आता है, यानी सल्फर कंपाउंड के कारण जो है ये लहसुन के अंदर क्या आता है, गंध आता है। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। तो प्याज किसको निष्कासित करता है? तो सल्फेनिक अम्ल को प्याज जो है ये निष्कासित करता है, यानी एमिनो अम्ल भी अगर लिखा होगा तो आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से जो फूल होता है ना, फूल जो होता है ये पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसको पुष्प भी हम लोग कहते हैं, फूल को ही पुष्प कहते हैं। मिर्च की तीक्ष्ण का कारण क्या है? देखिए, मिर्च में जो होता है वो क्या होता है, कैप्सेइन की उपस्थिति होता है, कैप्सेइन की उपस्थिति होता है, जिसके कारण मिर्च जो होता है वो तीखा होता है स्वाद में। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थिति होता है कौन सा, कैप्सिइन। सिल्क वर्म यानी रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण के वाणिज्य जंतु यानी फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? तो ये है पुप्पा यानी कोशित। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं, तो वे क्या है, ये सहतूत की पत्तियां हैं जिसके ऊपर क्या पनपता है, रेशम कीट जो है ये पनपता है। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो ये मोती जो है ये कीटों से प्राप्त नहीं होता है। रेशम, लाख और शहद जो है ये कीटों से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है? तो औषधीय फसल जो है ये घृत कुमारी जो है ये औषधीय फसल है। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है, तो कुनैन जो है ये आवृत्ति बीजी पादप से प्राप्त होती है। देखिए, थोड़ा सा इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। क्विनीन जो होती है मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है, आप इसको याद कर लीजिए। कुनैन जो होती है ना, कुनैन ये मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है। और इसको जो है ना सिनकोना, इसको आप याद कर लीजिए, ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। सिनकोना नामक पौधे की छाल से इसको प्राप्त किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है,
कह रहा है कि मलेरिया रोग से प्रभावी औषधि जो होती है कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। तो किससे किया जाता है? सिनकोना की छाल से। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? तो छाल से आती है। ये कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कहाँ? छाल के अंदर पाई जाती है। मलेरिया निदान हेतु अर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है, तो ये होती है बीजीय पादप से। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है, तो वो कौन सा है? तो वह है क्लोरोक्विन। जो आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे क्लोरोक्विन जो है ये काफ़ी मतलब डिमांडेड मेडिसिन थी। अगर हम लोग बात करते हैं क्विनाइन, एक जो है ये सिनकोना पौधे की छाल से तैयार की जाती है, जो मलेरिया के रोग के उपचार के लिए किया जाता है। और क्लोरोक्विन नामक कृत्रिम औषधि है ना, यानी जो मेडिसिन है क्लोरोक्विन, इस प्राकृतिक उत्पाद की प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस किया है। कौन? क्लोरोक्विन जो है ये इसको रिप्लेस किया, क्योंकि इसका उपयोग जो है अब मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। कोरोना रोगियों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ दिया है, कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है? तो ये है, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे कोई ऐसा पौधा तो है नहीं, ये जो क्लोरोक्विन मेडिसिन है ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मेडिसिन जो है ये कृत्रिम मेडिसिन है। और यहाँ पे पूछ रहा है किसके छाल से तैयार किया जाता है, किस पौधे की छाल से? तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है और 4 ही ऑप्शन है हमारे पास, तो हम सिनकोना के साथ जा सकते हैं। अगर 4 ऑप्शन है तब, अगर आपको जाना है मतलब 4 ऑप्शन के साथ जाना है तब आप सिनकोना के साथ जा सकते हैं। निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो ये है डाइटम। डाइटम जो है इसका हम लोग देखिए ये एक कोशिकीय डाइटम जीव समूहों का प्रयोग जो है ना सलुइन 350 परीक्षण में डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किया जाता है। सहतूत का फल है, सहतूत का फल क्या है? तो ये है सोरोसिस। सोरोसिस जो है ये सहतूत का फल है। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो ये है कपास। कपास जो है ये पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। लेग हेमोग्लोबिन पाई जाती है, तो लेग हेमोग्लोबिन जो है ये लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। देखिए यहाँ पे जो होता है लेग हेमोग्लोबिन या फिर लेगुमिनिस या फिर फैबीसी कुल के पौधे जैसे हैं अल्फा अल्फा हो जाते हैं, आपके सोयाबीन हो जाते हैं, ये मूल ग्रंथियां में पाई जाती हैं। इस 2 पौधे का नाम आप याद कर लीजिए, अल्फा अल्फा और सोयाबीन जो है ये लेग हेमोग्लोबिन ल्यूमिनिस होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? तो ये है टिट्रिकेल। टिट्रिकेल जो है ये मानव निर्मित धान्य है जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित नहीं है? तो यह है टिट्रिकेल। टिट्रिकेल जो है यह मानव निर्मित नहीं है। केनोला। केनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन यानी सरसों ऑयल सीड है कि किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इस किस्मों का मुख्य विशेषता क्या है? तो कह रहा है कि जो कैनोला जो है कैनोला जो है ये ऑयल सीड मस्टर्ड है, तो ये जो है इसमें से किसको इंडिकेट करता है? तो इनके तेल में इशूरिक अम्ल की मात्रा अल्प मात्रा में होती है। सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया को देखा जा सकता है, तो बैक्टीरिया को आपको कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा देखा जा सकता है बैक्टीरिया को। स्पंजी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण जो है आम की जिस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित हो रहा है वो है अल्फांसो आम। अल्फांसो आम जो है ये स्पंजी टिश्यू के रोग से मतलब इसका जो निर्यात के ऊपर इफेक्ट पड़ा है।
यहाँ पे कुछ कह रहा है कि एसर्शन है और यहाँ पे रीजन दिए हुए हैं और कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, कुछ जीवाणु जो है अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ जीवाणु जो है अपना भोजन जो है वो संश्लेषित कर सकते हैं। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो देखिए, इसमें जो है ए जो है वो सही है, परंतु आर जो है गलत है। यहाँ पे हम लोग जीवाणु की बात कर रहे हैं, पादप की बात नहीं कर रहे हैं। तो जीवाणु जो है, कुछ जीवाणु जो है अपना भोजन जो है संश्लेषित करता है, जो शुद्ध से अपना खाना बना सकता है जीवाणु। तो ये उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें हरित लवक की जरूरत ही होती है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन जो है ये सत्य है। तो ये जो होता है इसमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो आइए हम लोग बैक्टीरिया के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। बैक्टीरिया सबसे सरल, अति सूक्ष्म, एक कोशिकीय और प्रिमिटिव जीव है जिन्हें मोनेरा जगत में रखा गया है। कौन से जगत में रखा गया है? बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया है। जीवाणु हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। इनका अध्ययन जो है हम लोग बैक्टीरियोलॉजी में करते हैं। फिर यहाँ पे असर्शन रीजन दिया हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि मरुस्थलीय पौधे के जड़ तंत्र जो होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। मरुस्थलीय पौधे के जो जड़ तंत्र होते हैं पानी की खोज में वो काफ़ी इस तरह लंबे हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे बालू उलू है ना, और ऊपर पौधा इस तरह निकला हुआ है, तो इसके जो पौधे होते हैं, इसके जो जड़ होते हैं काफ़ी लंबा हो जाता है पानी की खोज में। और मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। तो ये गलत बात है। इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती है क्यों होती है? तो ये तो होती है जड़ पानी की तलाश में ये लंबी हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि मरुस्थल में क्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी 20 से 30 फीट मूसला जड़ होती है। तो ये बिल्कुल सही है। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं। जो शुष्क मतलब होता है सूखा जलवायु, सूखा जलवायु में भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? तो ये मरुभिद कहलाते हैं, यानी जीरोफाइट कहलाते हैं। मरुभिद मतलब जीरोफाइट। मरुभूमि पादप अधिकतर होते हैं। तो ये किस तरह होते हैं? तो ये मांसल होते हैं। उसके जो पत्ते होते हैं ना वो काफी मोटे मोटे होते हैं। अब देखिए, यानी मसल्स वाले होते हैं उसके पत्ते। मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधे का कुछ भाग जो होता है जल को संचित रखने के लिए अधिक मांसल यानी स्थूल होते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? तो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोफाइट। हेलोफाइट जो होता है उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल या फिर मृदा में उगते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इस पे विचार करना है, कथन पे कह रहा है कि कौन सही है। तो देखिए, जेली रुदन का कारण जो है ये अम्ल की अधिकता है। तो ये बिल्कुल सही है। और सपुतावस्था तोड़ने वाला हार्मोन जो है ये साइटोकाइनिन है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन से कह रहा है कि एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं। तो एपीफाइट्स जो है ये यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर होते हैं। अगला जो क्वेश्चन से कह रहा है कि जल की अधिक मात्रा जिसकी पौधे को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के पौधे से करते हैं। तो वो है जड़ों के बालों से। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ना कि पौधे अपनी जड़ों के बालों के द्वारा भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। और जड़ों की बाल यानी रूट से हेयर एक प्रकार की पतली भित्ति वाली एक कोशिकीय संरचना है जो जड़ों के बाहरी भाग यानी एपिडर्मिस से निकलती है। हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स हम लोग किसको कहते हैं? एक जलीय पौधे को कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। पौधे द्वारा ली गई विकर्ण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। तो ये है जल का प्रकाशन अपघटन। निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरदहारी हैं? तो ये है आपके 1, 3, 5 यानी केचुआ,
और मिलीपीड, और इसके बाद हो जाता है वुड लाइस। ये जो है ये क्या है आपके अपरदहारी हैं। निम्न में से किसका सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो है ना, ये तृणभक्षी जो होते हैं गौण उपभोक्ता, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। यानी स्वजीवी जो है ये उत्पादक होता है, स्वजीवी जो अपने आप में जीता है ना, वो क्या है, वो उत्पादक है, तो ये सही है। परोपजीवी ये उपभोक्ता होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। और मृत्युजीवी जो होता है ये विबंधक होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे हम लोग प्रोड्यूसर की बात करते हैं। उत्पादक जो होते हैं वे हमेशा क्या होते हैं, स्वजीवी होते हैं। कोई भी उत्पादक जो होते हैं ये स्वजीवी होते हैं, वे अपना भोजन जो है स्वयं बना लेते हैं। कंज्यूमर की बात किया जा रहा है यहाँ पे। उपभोक्ता जो होता है ये परोजीवी होते हैं, अर्थात ये दूसरों के जीवों से अपना भोज्य प्राप्त करने में ग्रहण होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं विबंधक मृत जीवों की, तो ये अपना भोजन जो होता है, अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों से ही ग्रहण करते हैं। तृणभक्षी गौण उपभोक्ता न होकर ये प्राथमिक उपभोक्ता है। देखिए यहाँ पे तृणभक्षी जो होता है ना, यहाँ पे लिखा है गौण उपभोक्ता, तो ये गौण उपभोक्ता नहीं है, ये क्या है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है जो शाकाहारी है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत जो होता है ये हरित पादप जो होते हैं वो आते हैं। जीवों के निम्नलिखित प्रकार पर विचार कीजिए। तो जीव के जो निम्नलिखित प्रकार हैं इसके ऊपर हम लोग को विचार करना है। तो ये है साइनोबैक्टीरिया, और तीसरा जो है ये डाइटम है। इसमें कह रहा है कि कौन से जीव जो होते हैं ये महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया और डाइटम। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आर्कीबैक्टीरिया एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो ये है मेथेन के। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आर्कीबैक्टीरिया के लक्षण सामान्य जीवाणुओं से भिन्न होते हैं, और इसके मेथोनोजेंस समूह अब ये होते हैं, वे दलदल वाले स्थानों और पशुओं के रूमेन में पाए जाते हैं। इसका उपयोग जो होता है मीथेन के उत्पादन में किया जाता है। तो आर्कोबैक्टीरिया के उत्पादन किसके मतलब आर्कोबैक्टीरिया का जो है वो मीथेन के उत्पादन में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। जो कीट जो होते हैं वो किससे श्वसन करते हैं, तो वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है, क्योंकि तलों के निकट जो होती है पानी जमती नहीं है। जल के बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य जो होती है मर जाती है, क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है, तो मछली में जो होता है गल्फरस से मछली जो होता है श्वसन करता है। सेब के फल में लाली का कारण क्या है, तो सेब का जो फल होता है वो लाल होता है, वो होता है एंथोसाइनिन के कारण। एंथोसाइनिन के कारण जो होता है सेब का फल लाल होता है। देखिए सेब के फल में लाली का कारण जो होता है वो एंथोसाइनिन वर्णिक लवक के कारण होता है। लाल नारंगी रंग में वर्णक जैसे कैरोटीन, गाजर, टमाटर में लाइकोपीन होते हैं। देखिए लाइकोपीन जो होते हैं ना, लाइकोपीन के कारण टमाटर जो होता है वो क्या होता है, लाल होता है। और कैरोटीन के कारण जो होता है गाजर जो होता है ये लाल होता है। अगर हम लोग पीले रंग के वर्णक की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे हल्दी जो होता है ना, हल्दी में क्या होता है, जैंथोफिल होता है। जैंथोफिल के कारण हल्दी जो होता है वो पीला होता है। और चुकंदर जो होता है ना, चुकंदर वो विटरनिन के कारण जो होता है वो कहता मतलब हल्का सा पीला लाल टाइप का होता है चुकंदर, ठीक है ना। तो चुकंदर को इंग्लिश में हम लोग बीटर भी शायद इस तरह कुछ उसका नाम है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है, तो लाइकोपीन जो है ये टमाटर में लाल रंग का कारण है। देखिए पपीते में पीलापन का कारण क्या है, तो पपीते में तो होता है कैरिका जैंथिन होता है। कैरिका जैंथिन के कारण जो होता है पपीता जो होता है वो पीला होता है। हाल ही में हमारे वैज्ञानिक ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति खोज की है, जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है
और उसके फल का गुद्दा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? तो यह खोजा गया है अंडमान द्वीप में। अगला जो क्वेश्चन से कह रहा है कि निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीसीज से संबंधित है? तो ये है चीनी, अमेरिकी, भारतीय और काले अफ्रीकी। अगला जो क्वेश्चन है, खमीर एक उदाहरण है। तो खमीर जो है एक उदाहरण है किसका? तो ये कवक का उदाहरण है खमीर। ईस्ट और मशरूम है। ईस्ट और मशरूम क्या है? ये फंगस है, ये फफूंदी है, फफूंद है। आप इसको याद कर लीजिए। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ईस्ट और मशरूम जो है ये क्या है? ये फफूंद है यानी कवक है, और ये पर्णहरिम रहित है, यानी ये क्या है? पर्णहरिम रहित है ये, और ये संवहन उत्तक रहित होती है, जो कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ईस्ट जो होता है ना, ईस्ट किस, ये है एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज कुल का होता है। ईस्ट जो होता है किस कुल का होता है? एस्कोमाइसिटीज कुल का होता है। जबकि मशरूम जो है, मशरूम जो होता है ये बेसिडियोमाइसिटीज कुल का होता है मशरूम, और ये जो ईस्ट होता है ये एस्कोमाइसिटीज कुल का होता है। मशरूम क्या है? तो मशरूम जो होता है ये है कवक। मशरूम क्या है? मशरूम जो होते हैं ये कवक होते हैं। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है, तो मशरूम जो है ये कवक है। कपास का प्रमुख घटक है। तो कपास का जो प्रमुख घटक है वो सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज जो है एक कपास का प्रमुख घटक है। निम्नलिखित समूहों में से किनमें ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकते हैं? तो ये होते हैं नाइडेरिया, कवक और आदि जंतु यानी प्रोटोजोआ, ये तीनों होते हैं। प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का या फिर जीवों का मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने को सर्वाधिक संभावना है? तो ये है मॉस और लाइकेन। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग म्यूचुअलिज्म कहते हैं। लाइकेन जो एक नगण्य चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी या सहचार्य होते हैं? तो ये होते हैं शैवाल और कवक के। लाइकेन मिश्रित जीव है। देखिए लाइकेन कवक और शैवाल का एक मिश्रित जीव है। नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? तो नोस्कापीन जो है ये पोस्ता यानी पॉपी से प्राप्त होता है। हेरोइन प्राप्त होता है। तो हेरोइन जो है ये अफीम के पोस्ता से प्राप्त होता है, हेरोइन। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो मॉर्फिन जो है ये फल से प्राप्त होता है, मॉर्फिन। अफीम प्राप्त किया जाता है, तो अफीम जो है ये बिना पके फल के लैक्टोस से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये अधपके फल से प्राप्त होता है। अफीम का मुख्य अवयव है। तो अफीम का मुख्य अवयव जो होता है ये मॉर्फिन होता है। अफीम एक वास्तविक नाम है। तो अफीम एक वास्तविक नाम है किसका? तो पैपुअर सोमनीफेरम का। अब यहां से हम लोग कोशिका स्टार्ट करते हैं और इसको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं कोशिका को। कोशिका का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो कोशिकांग ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है। सौर ऊर्जा जो है ये एटीपी में बदलता है, किसमें? तो क्लोरोप्लास्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें जो होता है ना, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं।
साधारण मानव के गुणसूत्र होते हैं, तो साधारण मानव के जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं। देखिए मानव जो होता है, सॉरी मनुष्य जो होता है ना, एक लिंगी प्राणी है, यानी यूनिसेक्सुअल एनिमल जो होता है ये मनुष्य है, जिसके गुणसूत्रों की अगर हम लोग क्रोमोजोम की बात करते हैं तो इसमें 23 जोड़े यानी 46 क्रोमोजोम जो होते हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में देख ही लेते हैं। देखिए पुरुषों में जो होता है ना, पुरुषों में 44 XY और जबकि स्त्रियों के अंदर 44 XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े गुणसूत्र यानी 44 जो होते हैं गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 22 जोड़े। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं इसको, आप ध्यान रखिएगा ये वर्ड को, ऑटोसोम्स। जबकि 23वां जो होता है ना, 23वां, दोनों में 23वां जो होता है, 23वां जोड़ा जो होता है ना, ये गुणसूत्र पुरुष में XY होता है और महिला में क्या होता है, XX होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं, यानी सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं। जनक जो होता है, इसके पेरेंट में जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है, और जिससे XX गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्री बनती है। देखिए थोड़ी इसकी डिटेल, मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र क्रोमोजोम कितने होते हैं, तो ये होते हैं 23 जोड़ा। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो जीवों के अंदर जो है अत्यधिक विविधता का कारण जो है ये क्या है, उत्परिवर्तन है। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, तो लिंग गुणसूत्र जो होते हैं छिपकली के अंदर जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है, तो ये होता है कोशिका भित्ति। देखिए पादप कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। यहाँ पे देखिए पादप कोशिका की हम यहाँ पे एरो दिए हैं। आइए थोड़ा सा इसको हम डिटेल देख लेते हैं। पादप कोशिका जो होता है ना, पादप कोशिका, पादप कोशिका में पादप कोशिका जो होते हैं जंतु कोशिका से भिन्न होती है, क्योंकि इसकी कोशिका में कोशिका की बाहरी आवरण यानी सेल वाल इसको हम लोग बोलते हैं, जिसके अंदर कोशिका भित्ति पाया जाता है पादप कोशिका में, जो कि हरे पौधे के मुख्य सेलुलोज से निर्मित होता है। ये किससे निर्मित होता है, सेल वाल सेलुलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिका के कोशिका भित्ति का अभाव होता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। जंतु कोशिका में किसका अभाव होता है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। और इसके अलावा जो है हरे पौधे की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में इसका भी अभाव होता है। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, तो देखिए जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति जो होता है ना, इसकी अनुपस्थिति होती है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहलाता है जैव कोशिका का। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत है कौन, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली किससे बनता है, तो देखिए प्लाज्मा झिल्ली जो है ना, ये प्रोटीन और लिपिड दोनों से प्लाज्मा झिल्ली बनता है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिका यानी सेल ऑर्गेनेल्स में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो ये है आपको देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं और राइबोसोम इसकी। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, तो देखिए मानव शरीर के तिल्ली में, तिल्ली बोले तो एस्प्लीन में, एस्प्लीन में जो है ये लसिका कोशिकाएं बनती है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें विचार करना है और कह रहा है कि कौन सा कथन जो है ये सही है। तो देखिए यहाँ पे स्तंभ कोशिका जो होते हैं ना, स्तंभ कोशिका ये वस्तुतः अंतकाल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकते हैं, तो ये सही है। और भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिकाएं रेखाओं का भी सृजन किया है, जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है, तो ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिका के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है, तो ये है, ये केवल भ्रूण में पाई जाती है।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि देखिए यहां पे है प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं एप्टोसिस, एप्टोसिस कहते हैं इसको। अगला है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, तो वो क्या है? तो वो है क्रेब्स चक्र है। अब इसके बाद है आनुवांशिकता, तो आइए हम लोग इसको भी फटाफट देख लेते हैं। आनुवांशिकता में आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे हम लोग कहते हैं? तो ये है ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कहते हैं। आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है? तो ये है जीजे मेंडल। मेंडल ने अपने चित्र प्रस्थित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह है, तो वो कौन सा है? वो गार्डन पी यानी मटर है। मेंडल मटर, आप दोनों को याद कर लीजिए, मेंडल और मटर। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये है लैंगिक जनन के ऊपर आधारित है। जेनोम मैपिंग का इनसे संबंध है, यानी जीनोम चित्रण का इनसे संबंध है, तो ये है जीन्स का चित्रण। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, तो ये किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम के द्वारा ये ले जाए जाते हैं। गुण सूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था, तो ये दिया था किसने? तो सूटन और बोबेरी ने। जीन है, जीन क्या है? तो जीन डीएनए का एक भाग है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। किसी भी प्रजाति का गुणसूत्र संख्या स्थिर रहता है। जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो ये है आपके डीएनए। पलवामान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था बराबर मैक्लिंटॉक ने। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनता है? तो ये है टायरोसिन। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, तो ये होती है डीऑक्सीराइबोज। डीएनए की खोज किसने की है? तो डीएनए की खोज जो है, देखिए यहां पे हम लोग इसकी थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। डीएनए की खोज की अगर हम लोग बात करते हैं तो लोगों में एक गलत धारणा है कि यह जेम्स वाटसन और फ्रांसिस्की क्रिक्स और विलिंगसन और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः जो होता है, ये जो वैज्ञानिक हमने अभी आपको नाम बताया है इन सब का, ये वैज्ञानिक जो है ये एक्सरे विश्लेषण के द्वारा जो है 1953 में डीएनए कुंडली कारक विन्यास का प्रस्तुत किया था। वास्तव में जो है डीएनए की पहचान सबसे पहले जो है 1869 में स्विस रसायन शास्त्री जो है फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। तो यहां पे हो जाएगा उपयुक्त, ये हो जाएगा इसका आंसर। डीएनए के द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये है वाटसन और क्रिक। यहां पे देखिए द्विकुंडली की बात कर रहा है, तो ये है वाटसन और क्रिक। राइबोजाइम्स होते हैं, तो राइबोजाइम्स क्या होते हैं? आरएनए। अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं यानी डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? तो देखिए इसमें जो है केवल एक्सरे से तकनीकी, जो एक्सरे से तकनीकी मतलब जो एक्सरे डिपार्टमेंट में जो व्यक्ति काम करते हैं उनको जो है अपने अस्थायी डीएनए के अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। अब हम लोग आगे देखते हैं यहां से किसके? जैव उर्वरक के बारे में। तो आइए हम लोग इसको भी फटाफट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस या फिर किन का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? तो देखिए जैव उर्वरता के रूप में हम लोग करते हैं एजोला और नील हरित शैवाल का।
किसका करते हैं? एजोला और नीलहरित शैवाल का। निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो देखिए, जैव उर्वरक के रूप में जो हम लोग राइजोबियम को भी उपयोग करते हैं, नीलहरित शैवाल का भी उपयोग करते हैं, एजोला का भी उपयोग करते हैं। तो ये उपयुक्त डी हो जाएंगे, इसके सभी हो जाएंगे। कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो जैव उर्वरक का स्रोत जो है ये एजोला है। निम्न में से कौन सा एक जैव उर्वरक है? तो अभी हमने आपको बताया था एजोला जो है ये जैव उर्वरक है। निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? नीचे दिए गए कूट की सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, एजोला जो है ये जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है, और इसका जो है आपको आंसर नहीं दिया है। नीलहरित शैवाल भी होता है मतलब जैव उर्वरक के रूप में आपको प्रयुक्त होता है। देखिए, यहाँ पे जो एजोला है या नीलहरित शैवाल जो है ये जो है आपके क्या होते हैं? जैव उर्वरक के रूप में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोलिन ये जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल होता है या नहीं मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन अल्फा अल्फा तो नहीं होता है। तो नाइट्रोलिन के बारे में आप एक बार देख लीजिएगा, और अगर इसके ऑप्शन के हिसाब से अगर जाना चाहें तो 1 2 4 के साथ आप जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो देखिए, ये जो है माइकोराइजा जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है, जबकि ये नोस्टॉक, एनाबिया और एजोटोबैक्टर जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव है। यहाँ पे देखिए, नोस्टॉक, एनाबिया और एजोटोबैक्टर ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव है, जबकि माइकोराइजा जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला नहीं, बल्कि माइकोराइजा जो है ये उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों एवं कवकों के बीच जो है ये सहजीवी का संबंध स्थापित करता है माइकोराइजा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो ये है दाल। पौधे के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है, तो पौधे के द्वारा ली जाने वाली जो नत्रजन का रूप है वो है नाइट्रेट। पशुओं विशेषतः दुधारुओं गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है, तो ये है एजोला। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे सुमेलित की बात कर रहा है, तो एजोबैक्टर जो होता है ये जैव कीटनाशी है, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस फसल में नीलहरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो यह है धान। नीलहरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है, तो यह कहां किया जाता है? ये धान में किया जाता है। निम्न के साथ मिलाने से एजोला का अच्छा उर्वरक होता है, तो यह है नीलहरित शैवाल। एजोला बहुता जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है, तो इसका सहचारी जो है वो नीलहरित शैवाल है। एजोला क्या है? एजोला एक जलीय फर्न है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में होते हैं? तो वो होते हैं साइनोबैक्टीरिया, जो जैव उर्वरक के रूप में होता है। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? तो ये होते हैं साइनोबैक्टीरिया। फसलों उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है, तो ये देखिए उपरोक्त सभी के द्वारा, यानी उर्वरक की मात्रा में बार बार प्रयोग के द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग के द्वारा और नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग के द्वारा। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया कौन सा है? तो ये है राइजोबियम जैपोनिकम। खेती के बायोचार का क्या उपयोग है? तो देखिए, खेती के जो बायोचार का उपयोग है, ये बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती यानी वर्टिकल
फार्मिंग में वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह वृद्धि कर माध्यम की जल धारणा क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी इसके हो जाएंगे 1, 2, 3। अगला तो क्वेश्चन से कह रहा है कि इनमें से कौन सा पौधा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता है। तो ये है धान। धान का पौधा जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता है। देखिए, यानी चना, मटर और सेम का जो पौधा होता है ये नाइट्रोजन को स्थिरीकरण में सहायक होता है। देखिए, दलहनी फसलें जो होती है चना, मटर, सेम, अरहर आदि की मूल ग्रंथियां में विभिन्न प्रकार की जीवाणु पाए जाते हैं जो एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। जबकि धान के खेत में प्रायः नाइट्रोजन की कमी होती है जिसकी पूर्ति हेतु मुख्यतः यूरिया, नील हरित शैवाल और एजोला का हम लोग उपयोग करते हैं। 2,4-D क्या है? तो 2,4-D जो है एक खरपतनाशवारी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये है, गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुए धीमी कर देता है। ये जो है ये सही नहीं है। तो इसी के साथ जो है ये आज का जो बायोलॉजी का सेशन था चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक यहीं पे एंड होता है। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को अंत तक आप लोग देखा कीजिएगा। जो भी वीडियो देखिए अंत तक देखिए, ये आपके एग्जाम के विषय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी मदद करेगा आपके एग्जाम्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।